भू आकृतियां तथा उनका विकास। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। आप यह जानते ही हैं कि अपरदन धरातल स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है। निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन हो आता है। चूंकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जाने कि भू आकृतियां क्या हैं। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृतियां कहलाते हैं। अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थल खंड को भू आकृति कहते हैं तो भू दृश्य क्या है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती हैं जो भूतल के संतृप्त भाग हैं। प्रत्येक भू आकृतियां की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं जो कि कुछ प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृति प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्राकृतिक में बदलाव आता है जो भू आकृति प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं ये प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे भू आकृतियां रूपांतरित होती हैं। विकास का यह अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से की जा सकती है। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? प्रवाहित जल। आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, दूसरा रेखीय प्रवाह है जो घाटियों में, नदियों में सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के माध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतनी ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुख कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियां और घाटियां समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चवच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? स्थलगत प्रवाह, ओवरलैंड फ्लो परत अपरदन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित होती है। इन अवनालिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे से में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभ अवस्थाओं में
अधोमुख ही कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारों की ढाल मंद होती जाती है। इसी प्रकार अफवाह बेसिन के माध्यम विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते, और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है जिसमें यंत्र तंत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोना ड, मोडा मोनाडनोक कहते हैं। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधित विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। युवावस्था यूथ। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियां उथली भी आकार की घाटी बनाती हैं, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत, चौड़े व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातल में गंभीर भूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहां अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहां जलप्रपात व छिप्रिकाएं बन जाते हैं। प्रौढ़ावस्था मिट्यूर। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटी भी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनती हुई प्रवाहित होती हैं। युवावस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदीय दलदलीय क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व छिप्रिकाएं लुप्त हो जाती हैं। वृद्धावस्था ओल्ड। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदी कम होती हैं और ढाल मंद होता है। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध गोखुर झील आदि बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। अपर्दित स्थल रूप घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अवनालिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं। ये चौड़ी व लंबी। ये चित्र में दिखाया गया है। नीचे घाटी बनी हुई। चित्र 7.1 हेगेन कल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गार्ज के रूप में कावेरी नदी की घाटी दिखाई गई है। ये चित्र 7.2 संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो के का गंभीरीभूत विसर्प लूप, जो इसकी घाटी के कैनियन जैसे सोपान सदृश्य पार्श्वीय ढाल दर्शाता है। सोपान दृश्य के लिए मशहूर होकर घाटियों का रूप धारण करती है। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियां भी आकार घाटी, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती हैं। गार्ज एक गहरी सकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। चित्र 7.1 एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गार्ज की ही भांति गहरी होती है। चित्र 7.2 गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है।
उदाहरणतः कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज संस्तरण में पाए जाने से होता है तथा गार्ज कठोर चट्टानों से बनता है। जल गर्तिका तथा अवन मिट्टी कुंड पैथोलोस एंड प्लंगेस पूल पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरिचित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़ पत्थर व गोलासम इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है जो जल के ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड प्लंगेत पूल कहलाते हैं। अध अध कर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प इंसीटेड और इंटरनचेड मेंडर्स तीव्र ढाल में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती हैं या नदी विसर्प बनाती हैं। नदी विसर्प का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाए जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अर्धकर्तित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प कहा जाता है। चित्र 7.2 नदी वेदिकाएं रिवर ट्रेसेस नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तल के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपरदित स्थल रूप हैं, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदान के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं, युग्मित वेदिकाएं, अयुग्मित वेदिकाएं। चित्र 7.3 में युग्मित पहला वाला और अयुग्मित दूसरा वाला वेदिकाएं हैं। नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं और इनमें से एक स्वरूप को युग्म पेयर्ड वेदिकाएं कहते हैं। चित्र 7.3 में निक्षेपित स्थल रूप जलोढ़-पंख जब नदी उच्च स्थानों से बहती हुई गिरिपाद व मंद ढालों के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़-पंख का निर्माण होता है। और चित्र 7.4 साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नभ भार को वहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियां यह भार वहन करने से असमर्थ होती हैं तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोढ़-पंख। चित्र 7.4 अमरनाथ, जम्मू कश्मीर तथा कश्मीर के मार्गों में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़-पंख दिखाया गया है। कहते हैं जो नदियां जलोढ़-पंख से बहती हैं वे प्राय अपने वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहाती, बल्कि अपने मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें जल वितरिकाएं डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़-पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। डेल्टा
डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती है और यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक स्थान फैल जाता है। जलोढ़ पंख के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चिक्का, मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। चित्र 7.5 में दिखाया गया है। कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश के भाग का उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र है। ये बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा बीसर्पी रोधिकाएं जिस प्रकार अपरदन से घाटियां बनती हैं, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका, मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं में मिलते हैं और जब बाढ़ आने पर पानी हट पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप व सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियां प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं, उनमें स्थूल पदार्थ स्थलू पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनता है, अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। ये चित्र 7.6 ऊपर बीसर्पी राधिकाएं दिखाई गई हैं, नीचे बाढ़ कृत मैदान और प्राकृतिक तट। प्राकृतिक तटबंधों व बीसर्पी रोधिकाओं का चित्रण। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं से बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और बीसर्पी रोधिकाएं आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थल पदार्थों के रेखीय निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नदी रोधिकाएं पॉइंट बार्स या बीसर्पी रोधिकाएं मिंडर्स बार्स बड़ी नदी बीसर्पी के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के किनारे नदियों पर निक्षेपण के कारण बनी हैं। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। प्राकृतिक तटबंध बीसर्प अवरोधिकाओं से कैसे भिन्न है? नदी बीसर्प मेंडर्स विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्ग में बहती होंगी। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें बीसर्प कहा जाता है। चित्र 7.7 बीसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी बीसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित है। मंद ढाल पर बहते जल के तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। दूसरा, तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव जिससे जल के दबाव। ये चित्र 7.7 मुजफ्फरपुर बिहार के समीप बीसर्पीय बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला उपग्रह से लिया गया चित्र, जिसमें कई
क्षरण झीलें दिखाई दे रही हैं। अंतर्गत बिंदु स्कंद ढाल विसर्पी रोधिका क्षरण झील स्कंद ढाल तट क्षरण झील स्कंद ढाल झील दायां किनारा और बायां किनारा अवतल तट। चित्र 7.8 विसर्पी वृद्ध एवं क्षरण लूप तथा स्कंद ढाल एवं अधोरेखित तट का नदी पर सो बढ़ाना। थड़ प्रवाहित जल का कोरोलियस प्रभाव में विक्षेपण ठीक उसी प्रकार जैसे कोरोलियस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होता है। जब चैनल का ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्व का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारे अपरदित होता रहता है। अब अगर अपर्दन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी अंडर कटिंग कटाव होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं जो अधिक अपर्दन से तीव्र गार स्टीप क्लिफ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील ऑक्स ब्रो लेक बन जाती है। भौम जल ग्राउंड वाटर भौम जल जहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है वहाँ भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टाने पारगम्य कम सघन अत्यधिक जोड़ों संधियों व दरारों वाली हो तो धरातलीय जल का अंतः स्वरण आसानी से होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऐसी चट्टानें जहाँ जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है उनमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूने पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतर स्थानांतरित पाई जाती हैं। किसी भी चूना पत्थर, लाइमस्टोन या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट टोपोग्राफी स्थल कृति का नाम दिया जाता है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थल कृतियों पर आधारित है। अपर्दनात्मक तथा निक्षेपणात्मक प्रक्रियाओं के प्रकार के स्थल रूप कास्ट स्थलाकृतियों और स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अपर्दित स्थल रूप कुंड, पोल्स, घोल रंध्र, सिंक होल्स, लैपिज और चूना पत्थर चबूतरे, लाइमस्टोन पेवमेंट्स चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घूलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है। छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है जिनके विलयन पर इन्हें विलयन सरंध्र स्लैश होल्स कहते हैं। घोल सरंध्र
कास्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। घोल सरंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घूलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले घूलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। और अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र कोलैप्स सिंक के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त सरंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भौमिक नदी के ये चित्र, पहला वाला चित्र विलयन सरंध्र, दूसरा घोल सरंध्र, तीसरा निपाती सरंध्र गुफा और इधर भी गुफा, दोनों तरफ गुफा। इस स्टैलेक्टाइट गुफा सरंध्र और गुफा, स्टैलेगमाइट गुफा, घाटी सिंक युवाल घोल सरंध्र। चित्र 7.9 काष्ठ स्थलाकृत के विभिन्न रूपों का परिच्छेद चित्रण किया गया है। ये चित्र सबके बने हुए हैं, रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र व डोलाइन के कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के संकलन द्वारा आपस में मिले जाते हैं तो लंबी, तंग तथा विस्तृत खाइयां बनती हैं जिन्हें घाटी रंध्र, वैली सिंक या युवाला कहते हैं। धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाला हो जाता है और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं जिन्हें लेपिज कहते हैं। इन कटकों या लेपिस का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घूलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपिज के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। कंदराएं केव्स ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर सस्तर हो, जैसे बालू पत्थर व क्वार्टजाइट, और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टान हो, या जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के सस्तर हो, वहाँ प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारें व संधियों से रिसकर शैलें सस्तरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल सस्तरण के सहारे चूना चट्टान घुलती हैं और लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनाते हैं जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच सस्तरी चट्टानों पर निर्भर है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिससे कंदराएं सरिताएं बाहर निकलती हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उन्हें सुरंग टनल्स कहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप, अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है जो कार्बन युक्त जल वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टफने से निक्षेपण हो जाता है। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट और स्तंभ। स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों से लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। प्रायः ये आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर
पर पतले होते जाते हैं। ये अनेक आकार में दिखाई देते हैं। स्टेलेगमाइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टेलेगमाइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं या स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। चित्र 7.10 स्टेलेगमाइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटर नुमा गड्ढों के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। ये चित्र 7.10 चूना पत्थर गुफा में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट दिखाए गए हैं। दोनों दिखाए गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। कास्ट प्रदेशों में अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्थल रूप व आकृतियां भी पाई जाती हैं जिन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। हिमनद पृथ्वी पर पर्वत के रूप में, हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहित को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हो तथा पर्वतीय या घाटीय हिमनद वे हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। चित्र 7.11 प्रवाह जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। हमारे देश में भी अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग गोमुख है? वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ये चित्र में हिमनद की चित्र दिखाई गई है। चित्र नंबर 7.11 घाटी में हिमनद के चित्र हैं। हिमनदों से प्रबल अपर्दन होता है जिसके कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानीय पदार्थें प्रायः बड़े गोलाशय व शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ घिसटे जाते हैं या घाटी के किनारे पर अपकर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपर्दन करते हैं। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपर्दन करते हैं जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद मालवा होता है, विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचालन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानीय धौत आउटवाश प्लेन रह जाता है। चित्र 7.12 और 13 हिमनद के अपर्दन व निक्षेपण के निर्मित स्थल रूपों को दर्शाता है जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेद में किया गया है। अपर्दित स्थल रूप सार्क हिमानीय कृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सार्क को काटती हैं। सार्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। चित्र में दिखाए गए हैं सार्क काल सुरंग अर्तें नीलंबी घाटी रुंडती मध्यस्थ हिमोड पार्श्वीय हिमोड दिखाया गया है। हिमानीय दौत मैदाने
अंतिम हिमोड दिखाया गया। हिमनद द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण के विभिन्न रूप स्पेंसर 1962 में से संकलित एवं संशोधित चित्र नंबर 7.12 में है। हिमनद के पिघलने पर जल में भारी भारी जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है। इन झीलों को शार्क झील या टर्न झील कहते हैं। आप आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक शार्क सीढ़ानुमा क्रम में दिखाई देते हैं। हार्न या गिरिशरंग और सिरेटेड कटक। शार्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हार्न निर्मित होते हैं। यदि 3 या अधिक विकर्णीय हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रखें जब तक उनके तल आपस में मिल जाएं, तो एक तीव्र किनारे वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिन्हें हार्न कहते हैं। लगातार अपर्दन से शार्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों की रूप में हो जाता है, जिन्हें आरटे तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इनका ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों को चढ़ाना प्रायः असंभव होता है। अल्पास पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मेटरहार्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हार्न है, जो शार्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। हिमनद घाटी गर्त। हिमानीयकृत घाटियां गर्त की भांति होती हैं, जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती हैं, जिनका तल चौड़े व किनारे चिकने व ढाल तीव्र होते हैं। घाटी के मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड मलबा दलदलीय रूप से दिखाई देता है। चट्टानीय धरातल पर झील भी उभरी होती हैं अथवा ये झील घाटी में उपस्थित हिमोड मलबे से बनती हैं। मुख्य घाटी के एक तरफ ये दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी हैंजिंग वैली भी होती हैं। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्र जल भरा जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं, उन्हें फियोर्ड कहते हैं। नदी घाटी तथा हिमनद घाटियों में आधारभूत अंतर क्या है? निक्षेपित स्थल रूप पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेपण हिमोड या हिमनद गोलाशय के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीली या कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनदों के तल किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं। कुछ मात्रा में शैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हिमानी दौत आउटवाश कहलाता है। हिमोड निक्षेप के विपरीत हिमानी दौत आउटवाश डिपोजिट प्रायः स्थलकृत व वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अपक्षप में चट्टानी टुकड़ों गोले किनारे वाले होते हैं। चित्र 7.13 में हिमनद क्षेत्रों के मुख्य निक्षेपित स्थल रूप दर्शाए गए हैं। हिमोड हिमनद टील या गोलसई मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं। अंततः हिमोड टर्मिनल मॉर्नियस हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटक है। पार्श्विक हिमोड लेटरल मोरिनियस हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड अंतस्थ हिमोड से मिलकर घोड़े की नाल या अर्ध चंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। चित्र 7.12 हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड पाए जाते हैं। इस हिमोड की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है। इस जलोढ़ को हिमनद के किनारे पर धकेलती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टील
को एक परत के रूप में ये हिमनद हिमानी दौत मैदान एस्कर ड्रमलिन दिखाई गई है। हिमानी दौत एस्कर हिमानी दौत मैदान अंतिम हिमोड ड्रमलिन एस्कर और हिमानी दौत नीचे हिमनदीय स्थलाकृति के विभिन्न निक्षेप भू आकृतियों का सुंदर चित्रण स्पेंसर 1962 में संकलित एवं संशोधित दिखाया गया है। अव्यवस्था विभिन्न रूपों से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ ग्राउंड हिमोड कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड के साथ साथ हिमोड मिलते हैं जिन्हें मध्यस्थ मीडुअल हिमोड कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोड की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोड व तलस्थ के अंतर को पहचानना कठिन होता है। एस्कर ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारों से रिश्ता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाले तल में प्रवाहित होती हैं। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोला सम चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाती है जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाता है। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं जिन्हें एस्कर कहते हैं। हिमानीय दौत मैदान आउटवाश प्लेन हिमानीय गिरिपथ के मैदानों में अथवा महाद्वीप हिमनदों से दूर हिमानीय जलोढ़ निक्षेपों से जिसमें बंजरीय रेत चीका मिट्टी व मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल है। हिमानीय दौत मैदान निर्मित होते हैं। नदी के जलोढ़ मैदान व हिमानी दौत मैदान में अंतर स्पष्ट करें। ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटक नुमा स्थल रूप हैं जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टाक्स कहलाता है जो पुच्छ यानी टेल भागों की अपेक्षा तीव्र ढाल लिए होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्रभाग या स्टार्ट्स भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र से हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। गोला समी मृत्तिका व जलोढ़ में क्या अंतर है? तरंग व धाराएं तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील हैं और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। क्या आप नहीं सोचते कि तटीय प्रक्रियाओं तथा उनसे निर्मित स्थल रूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है? तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपरदन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ ही साथ सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। तरंगों के अस्थायी अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवृत्ति होती है होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। क्या आप तरंग व धाराओं को उत्पन्न करने वाले बलों के विषय में जानते हैं? यदि नहीं तो महासागरीय जल का परिसंचरण अध्याय पढ़ें। तरंगों के कार्यों के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर है। ये है स्थल व समुद्रीय तल की बनावट, समुद्रोन्मुख उन्मगन तट या जलमग्न तट। समुद्र
जल स्तर को स्थिर या अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊंचे चट्टानीय तट, जलमग्न तट। दूसरा, निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादीय तट, उन्मग्न तट। उन्मग्न तट। ऊंचे चट्टानीय तट। ऊंचे चट्टानीय तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं तथा नदियों जलमग्न प्रतीत होती हैं। तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहाँ फियोर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते। अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायत होती है। ऊंचे चट्टानीय तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रवाह करती हैं, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृंग क्लिफ का आकार के लेते हैं। तरंगों के अस्थायी प्रवाह से भृंग शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृंग क्लिफ के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती हैं। समुद्री भृंग से गिरने वाला चट्टानीय मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भृंग के विकास व उसके निवर्तन को वांछनीय समय के बाद तट रेखा कुछ समय चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारे से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। जैसे ही तटों के साथ अपर्दन आरंभ होता है, वेलाचली प्रवाह, लॉन्ग सोर्स करंट व तरंगे इस अपर्दित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुलिन बीचेस और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती हैं। रोधिकाएं बार्स जलमग्न आकृतियां हैं और जब यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इन्हें रोध बैरियर्स कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो इसे स्पीट कहा जाता है। जब रोधिका तथा स्पीट किसी खाड़ी के मुख्य पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं तब लैगून निर्मित होते हैं। कालांतर में लैगून स्थल से बहाव तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान की रचना होती है। निम्न अवसादी तट। निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। कहीं कहीं लैगून व ज्वारीय संकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तट रेखा समचिकनी होती हैं। सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल लिए होता है। तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती हैं तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं लैगून व स्पीट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनाते हैं। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादीय पदार्थों की अस्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। बड़ी नदियां जो अधिक अग्नद भार लाती हैं निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं। हमारे देश का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन रेट्रीटिंग तट है। पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियां बहुतायत में हैं। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इन दोनों तटों की उपस्थिति व प्रवृत्ति को जानने के लिए आप भारतीय भौतिक पर्यावरण पुस्तक पढ़ें। उच्च चट्टानी व निम्न अवसादी तटों की प्रक्रियाओं व स्थलाकृतियों के संदर्भ में विभिन्न अंतर क्या है? अपर्दित स्थल रूप, भृंग क्लिफ वेदिकाएं, टेरस कंदराएं, केव तथा स्टॉक्स
ऐसे तट जहाँ अपरदन प्रमुख प्रक्रिया है वहाँ प्रायः दो मुख आकृतियाँ तरंग घर्षित भृंग व वेदिकाएं वेदिकाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्र भृंग की ढाल तीव्र होती हैं, जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती हैं। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफार्म होता है, जो समुद्री भृंग से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफार्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृंग की कठोर चट्टानों के विरुद्ध जब तरंगे टकराती हैं तो भृंग के आधार पर रिक्त स्थान बनती है और इसे गहराई तक खोखला कर देती हैं, जिससे समुद्री कंदराएं बनती हैं। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृंग स्थल की ओर हटते हैं। भृंग के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। ऐसी अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृंग के भाग थे समुद्री स्टैक कहलाते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियां हैं जो तरंग अपरदन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृंग की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदान में परिवर्तित हो जाती हैं और स्थल से परिवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व सीलिंग चौड़े पुलिन बीच में परिवर्तित हो जाते हैं। निक्षेपित स्थल रूप पुलिन बीच और टिम्बर्स डंस तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है। यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़ों में पाए जाते हैं। वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से नदियों व सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपरदन द्वारा बहा कर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृति हैं। कुछ रेत पुलिन सैंड बीच जो अस्थायी प्रतीत होते हैं किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलिन रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। सीलिंग पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गोला मिकाएं होती हैं। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिम्बे डनेंस के रूप में निक्षेपित होती हैं। तट रेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिम्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। रोधिका बैर्स रोध बैरियर्स और स्पीड्स समुद्र अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सीलिंग की कटक अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत और सीलिंग की कटक को अपतट रोधिका ऑफ सोर्स बार कहलाती हैं। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती हैं उसे रोधिकाएं बैरियर्स बार कहते हैं। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्रायः या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदी के मुहानों के सम्मुख बनती हैं। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ा जाता है तो इन्हें स्पीड कहते हैं। चित्र 7.14 शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पीड विकसित होती है। रोधिकाएं रोध व स्पीड धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल में लाए गए तलछटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछटों से लैगून के स्थान पर एक चौड़ी व विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं। चित्र 7.14 उपग्रही चित्र गोदावरी नदी डेल्टा का स्पीड है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती हैं, क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं। इसके बाद रोध पुलिन स्पूत तथा मैंग्रोव हैं जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारे पर पाए जाने वाले मैंग्रोव व तलछट सेडिमेंट्री बजट से छेड़छाड़ करते
हैं तो ये तटीय स्थलाकृति यहाँ अपरदित हो जाएगी तथा मानव व मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों के सीधे व प्रथम प्रहार झेलने होंगे। पवने विंड्स उष्ण मरुस्थलों के दो प्रभावशाली आच्छादनकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत्त बनाते हैं तथा अनुवात एवं उत्वात प्रवाह उत्पन्न होता है। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होता है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण, सैंड ब्लास्टिंग जैसी है। मरुस्थलों में पवन ने कई रोचक अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनाती हैं। वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण बृहद क्षरण और प्रवाहित जल की चादर बाढ़ शीट फ्लोट से होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा टेरेंशियली के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावी होती हैं, अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाते हैं। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं वरना वर्षा व वृष्ट धोवन शीट वाष्प से भी प्रभावित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवहन कर सकती है और बृहद अपरदन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्ट धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रवाहित होती हैं। अपरदनात्मक स्थल रूप पेडिमेंट और पदस्थलीय पेडिमेंट और पेडिप्लेन। मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास बहुत मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण व उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मध्य ढाल वाली चट्टानी तली पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपरदन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपरदन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपरदन से होता है। अपरदन भू सहित के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है या निवर्तनिक द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्वों पर अपरदन प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है जिसके पीछे एक भृंग या मुक्त पार्श्व होता है तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपरदन की इस पद्धति को पृष्ठ संरक्षण ब्लैक वेस्टिंग के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन पीछे हटाना क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपरदित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ाते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपरदन हो जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। इस प्रकार मरुस्थलीकरण प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इसे पेडी प्लेन पदस्थली कहते हैं। पलाय
मरुभूमियों में मैदान प्लेन्स प्रमुख स्थल रूप हैं। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अफवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही पलाय कहलाती हैं। पलाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर पलाया में लवणों की समृद्ध निक्षेपण पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हों कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र एल्काइल फ्लैट्स कहलाते हैं। अपवहन गर्त डिफ्लेशंस हालोज तथा गुहा केव्स पवनों के एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनती हैं। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त ब्लो आउट्स कहते हैं बनाते हैं और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा केव कहते हैं। छत्रक मशरूम टेबल तथा पिट्टिका शैल मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती हैं और कुछ प्रतिरोध चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पर पतले व ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोध चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीटिका की भांति खड़े रहते हैं। बाढ़ चादर व पवन के द्वारा बनाए गए अपरदनात्मक स्थल रूपों को वर्णित करें। निक्षेपित स्थल रूप पवन एक छटाई करने वाला कारक है। सॉर्टिंग एजेंट जो सॉर्टिंग एजेंट भी है अर्थात पवन द्वारा बारीकी रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं जिससे साल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा कर ले जाए जा सकते हैं। चूंकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है अतः पवनों द्वारा परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों छटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ होती है। अतः पवन के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों का महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति व स्थानीय पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेश में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। बालू टिम्बे स्टैंडन्स उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिम्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान हैं। इनके निर्माण के लिए अवरोधों का होना बरखना सीप पैराबोलिक अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। चित्र 7.15 बालू टिम्बों के विभिन्न रूप तीर द्वारा वाई दिशा का चित्रण कर रहे हैं। ये इस दिशा में बह रही है अत्यंत आवश्यक है। बालू टिम्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। चित्र 7.15 में 9 चंद्राकार टिम्बे जिनकी भुजाओं पवन की दिशा में निकली होती हैं बरखना कहलाते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती हैं वहाँ पर्वलीय पैराबोलिक बालू का टिम्बों का निर्माण होता है अर्थात अगर पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो परवलिक बालू टिम्बे बरखना से भिन्न आकृति वाले होते हैं।
सीप बरखना की ही भांति होते हैं। सीप बालू टिम्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसे पौनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीप की यह भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है जब रेत की आपूर्ति कम तथा पौनों की दिशा अस्थायी रहे तो अनुदैर्घ्य टिम्बे लॉन्गिट्यूडिनल डंस कहलाते हैं। ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान पर कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिम्बे ट्रांसफर डंस प्रचलित पौनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इन टिम्बों के निर्माण में पौनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पौनों की दिशा के समकोण पर हो। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिम्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविकता आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती। मरुस्थलों में अधिकतर टिम्बों का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं। मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं। परियोजना कार्य अपने क्षेत्र के आसपास के स्थल रूप उनके